वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग सारा इकोनॉमिक्स का जो भी बेसिक है वो कवर करने जा रहे हैं। इसमें जितना भी इकोनॉमिक का टॉपिक है बेसिक वो मैंने आपको सब बता दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। जो भी की इकोनॉमिक है वो देखते हैं। तो आप लोग सबको पता होगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? तो एडम स्मिथ को कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको? एडम स्मिथ को। इन्होंने क्या क्या दिया? तो फ्री मार्केट दिया है, कैपिटलिज्म दिया है, डिमांड एंड सप्लाई इन्होंने बताया है। किसने? एडम स्मिथ को। अब उसके बाद क्या आता है? तो जॉन मेनार्ड केन्स को क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उन्होंने क्या क्या रोल दिया है? तो गवर्नमेंट रोल दिया है इकोनॉमिक्स में। और वो किस चीज़ के फाउंडर है? तो फाउंडर ऑफ केनीज इकोनॉमिक्स के भी फाउंडर है। कौन? तो जॉन मेनार्ड केन्स। तो ये था। आगे अब हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर इंडिया के कौन है? इंडिया के फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक कौन है रिफॉर्म्स के? तो ये है पीवी नरसिम्हा राव है। इन्होंने क्या लीड किया है? तो 1991 का लिबराइजेशन इन्होंने लीड किया है। तो ये क्लियर हो गया होगा। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स किनको माना जाता है? तो पीवी नरसिम्हा राव को माना जाता है। उसके बाद और क्या है और देखते हैं। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक किसको कहते हैं? तो पीसी महालोनोबिस को कहते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में क्या है वो देखते हैं। तो हम लोग इकोनॉमिक्स को, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, आप लोग इकोनॉमिक्स क्या समझते हो? तो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? जैसे इकोनॉमिक्स होता है का प्रॉब्लम सबसे पहले क्या होता है? जैसे हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, पर हम लोग का डिज़ायर जो अनलिमिटेड, बहुत सारे चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के लाइफ में बहुत सारा चीज़ हो, पर लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। जैसे कि जैसे आपके पास 100 रुपीज़ है, पर आपको उसमें बुक भी लेना है जो 80 रुपीज़ का है, मूवी टिकट भी लेना है 100 रुपीज़ का, और खाना भी है साथ साथ में। तो ये क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज सिर्फ 100 रुपीज़ है, पर आपका वॉन्ट कितना है, मतलब आपका डिज़ायर्स कितने हैं? तो अनलिमिटेड है। तो इसको, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? इकोनॉमिक्स का होता है। तो फिर इसमें क्या है कि आपके पास बहुत सारा चीज़ है, पर आपको चूज़ सिर्फ लिमिटेड चीज़ करना है अनलिमिटेड वॉन्ट से। तो मतलब क्या होता है स्कार्सिटी? जैसे सिंपल डेफिनेशन में देखो तो क्या है? तो स्कार्सिटी क्या है? तो लिमिटेड रिसोर्सेज प्लस अनलिमिटेड डिज़ायर। ये तो आपको एग्जाम्पल से ही क्लियर हो गया होगा। अब जैसे देखो क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन क्या पूछा था, ये स्टेनो 2025 मतलब लेटेस्ट एडिक्विटी के पैटर्न वाला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी इन इकोनॉमिक्स। तो क्या है? तो लिमिटेड रिसोर्सेज विद अनलिमिटेड डिज़ायर, जो भी मैंने बताया ये क्वेश्चन, ये तो ये एग्जाम में आया है, तो इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेना। ये जैसे अभी पूछा है तो ये एमटीएस में भी पूछ सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं सिंपल डेफिनेशन देखते हैं दोनों का, माइक्रो और मैक्रो का क्या होता है। तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आप लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो छोटा पार्ट, जो छोटा छोटे पार्ट्स होते हैं, जो जिसमें आप इंडिविजुअल्स या सिंगल्स कंपनीज आती हैं, उसको हम लोग कवर करते हैं किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो क्या होता है? मैक्रो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, जो होल इकोनॉमिक होता है, जैसे इंटायर कंट्री का जो भी इकोनॉमी है वो इसके अंडर में आता है माइक्रो में, मैक्रो में। तो फिर हम लोग देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा और बड़े से देखते हैं। तो ये क्या है? मैंने बताया स्मॉल पिक्चर जैसे है वो होता है। इसमें इंडिविजुअल जो कंज्यूमर्स हैं और सिंगल कंपनीज है वो इसके अंडर आते हैं। ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं होता है इकोनॉमी। जैसे आप व्हेन यू बाय अ पिज़्ज़ा, व्हेन अ शॉपकीपर सेट अ प्राइस, जैसे आप दुकान में पिज़्ज़ा लाने जाते हो तो उस दुकान का जो भी प्राइस है वो बस वही मैटर करता है, वही इकोनॉमी के अंडर में आता है। और क्या है क्वेश्चन, जैसे कैसे पूछ सकता है व्हाट टू बाय, व्हाट प्राइस टू बी चार्ज। और ये जो माइक्रो है ये किस पे फोकस करता है? डिमांड सप्लाई और इंडिविजुअल चॉइस पे फोकस करता है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमी देते हैं। मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है? तो बिग पिक्चर। इसमें क्या हम लोग स्टडी करते हैं? तो इसमें हम लोग होल कंट्री का इकोनॉमी स्टडी करते हैं। जैसे जो भी नेशनल इनकम होता है, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेमेशन, जो जितने भी कंट्री में हो रहे हैं बड़े बड़े स्टेज पे, उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमी में कंसिडर करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कैसे है? तो हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ टू कंट्रोल नेशन प्राइस, ये सब किस में आते हैं? तो मैक्रो इकोनॉमी में आते हैं। ये किस चीज़ को फोकस करता है? तो कंट्री का जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, या ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, या महंगाई कैसे, इन्फ्लेमेशन क्या है कंट्री का, वो किस में आता है? तो मैक्रो में आता है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स पे देखते हैं कितने टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं। तो पहले क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, तो खुद का जो बिजनेस होता है ना, ओनरशिप किस पे होता है, तो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं जो सब अपना ओन करते हैं। जैसे बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं वो क्या है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं। उसमें कैसे प्राइस डिसाइड होता है, तो प्राइस जो होता है डिसाइड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। तो जो मार्केट में भी चल रहा है उससे प्राइस डिसाइड होता है। जैसे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता, पर ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट टोटली इंटरफेयर नहीं करता है, पर आपको जो भी अभी इकोनॉमी के अनुसार चल रहा है उसी के अंडर में आपको अपना बनाना है। पर हक किसका होता है, प्राइवेट लोग का होता है, जो जिसका कंपनी है उसका हक होता है। और इसमें मेन मकसद क्या होता है, गोल क्या होता है, तो प्रॉफिट करना होता है। जैसे कौन सी कंट्री यूज़ करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो यूएसए करती है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोग सबको। फिर क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, इसमें किसके पास ओनरशिप होता है, तो गवर्नमेंट के पास सारा ओनरशिप होता है। जो भी प्राइजेज है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गोल क्या होता है, तो सोशल वेलफेयर, मतलब लोगों का वेलफेयर होता है। जैसे एग्जाम्पल ओल्ड सोवियत यूनियन, जैसे जो पिछला मतलब जो रशिया था, यूएसएसआर, वो इस सोशलिस्ट इकोनॉमी में आता था। आगे देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का ओनरशिप होता है। ये क्वेश्चन आया है, जैसे मैंने लिखा है ना एसएससी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब किसका ओनरशिप होता है, तो दोनों प्राइवेट का भी होता है और गवर्नमेंट का भी होता है। प्राइस कौन डिसाइड करता है, तो मार्केट और गवर्नमेंट दोनों प्राइस डिसाइड करती है। और इसमें गोल क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है, साथ साथ ही सोशल वेलफेयर भी होता है। जैसे इसमें कौन कंट्री आता है, तो हमारा देश भारत आता है किसमें, मिक्स इकोनॉमी में। तो सर्कुलर फ्लो मॉडल अब हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो मॉडल होता क्या है। तो सर्कुलर फ्लो मॉडल होता है, जैसे देखिए पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये थोड़ा बहुत ही मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो धीरे धीरे कर आप लोग समझना। नहीं समझ आएगा मैं फिगर से भी आप लोग को बताऊंगी, तो उससे भी अगर आप लोग को क्लियर हो गया तो सही है। और ऐसे मैंने इतना तोड़ तोड़ कर इसमें पीडीएफ में डाला है कि आप लोग को क्लियर हो ही जाएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो होता क्या है। तो सर्कुलर फ्लो होता है कि कैसे जो मनी है, मनी मूव करता है इकोनॉमी में। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, सो हाउ मनी मूव्स इन इकोनॉमी, इसको हम लोग सर्कुलर फ्लो कहते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है, तो दिखाना, शो हाउ मनी कीप्स इकोनॉमी रनिंग, तो कैसे पैसा इकोनॉमी को रन करते रहता है, उसको इसका दिखाने का पर्पस होता है सर्कुलर फ्लो का। अब सर्कुलर फ्लो में ना टू सेक्टर मॉडल आता है, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल आता है। तो अब हम लोग उसको धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। तो पहले 2 सेक्टर मॉडल देखते हैं, क्या ये सिंपल होता है, तो इसमें आता क्या क्या है। तो इसमें ना 2 फैक्टर आते हैं, 2 सेक्टर्स आते हैं, सॉरी 2 सेक्टर में कौन कौन, एक हाउस होल्ड होते हैं और एक फर्म्स होते हैं। हाउस होल्ड में जैसे नॉर्मल लोग और फर्म्स में कंपनी, ये दोनों के बीच में जो भी इकोनॉमी चलते रहता है। तो क्या चलता है वो पहले हम लोग देखते हैं। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, हाउस होल्ड मतलब वर्क फॉर फर्म्स गेट मनी एज अ सैलरी, और हाउस होल्ड बाई करता है सामान, स्पेंड करता है मनी। और कंपनी क्या करता है, तो लोगों को हायर करता है, प्रोडक्ट्स पे मेक बनाता है और पे करता है सैलरी। तो ऐसे ही दोनों में इकोनॉमी चलते रहता है, सर्कल राउंड बाय राउंड। जैसे लोग खरीदते हैं उसको सर्विस मिलता है, पेमेंट मिलता है, तो ये इकोनॉमी 2 सेक्टर मॉडल में चलते रहता है। और इससे कैसे इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, तो सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, दोनों बैलेंस होकर चलते रहता है किसमें, 2 सेक्टर मॉडल में। ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब जैसे 2 सेक्टर मॉडल में ना 2 टर्म्स आते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, वो थोड़ा सा देखते हैं। जैसे पहले आप ना सेविंग से पहले लीकेज को समझो। लीकेज क्या होता है, लीकेज जो होता है ना, जो मनी अब इस सर्कल में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब जो नो मीन्स नो मनी इज नो लॉन्गर इन सर्कल, इसका एग्जाम्पल होता है सेविंग। जो भी लोग सेव करते हैं अपने हाउस होल्ड के लिए, उसको हम लोग लीकेज में लेते हैं और उसको सेविंग करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो आप लोग इसको स्टार मार्क कर लेना और अच्छे से देखना। उसके बाद अब जैसे इन्वेस्टमेंट से पहले फिर हम लोग को इंजेक्शन समझना होगा। जैसे हम लोग लीकेज समझे वैसे ही इंजेक्शन समझते हैं। इंजेक्शन क्या होता है, तो इंजेक्शन जो होता है ना, जो भी कंपनी बोरो करता है ना अपने लिए, जो भी पैसा बोरो करता है ग्रोथ के लिए, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन में क्या आता है एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट आता है। और लीकेज में क्या एग्जाम्पल आता है, सेविंग आता है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट,
इसको मैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं समझ आएगा तो मैं एक बार फिगर से भी आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। अभी आप लोग ऐसे बेसिक बेसिक डेटा देख लो, फिर मैं फिगर से भी आपको समझाऊंगी तो आप लोग को समझ आ जाए। इतना याद रखना है, 2 सेक्टर में हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में इकोनॉमी चलते रहता है। अब हम लोग 3 सेक्टर मॉडल पे बढ़ते हैं। 3 सेक्टर मॉडल में ना एक और फैक्टर और एक और सेक्टर ऐड हो जाता है। क्या, कौन सा? गवर्नमेंट ऐड हो जाती है। जैसे पहले हम लोग हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में हो रहा था इकोनॉमी, अब गवर्नमेंट भी इकोनॉमी में ऐड हो गई। जैसे जो भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से, वो किस पे स्पेंड करते हैं? हम ही लोग पे। हम ही लोग के वेलफेयर्स में स्कीम्स लॉन्च होते हैं किस पैसे से? जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वही पैसे से स्कीम्स लॉन्च हो रहे हैं हम ही लोग के वेलफेयर के लिए। तो वो जो टैक्स है, इट्स लीकेज फ्रॉम इकोनॉमी। तो टैक्स किस में लीकेज में आता है? मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि लीकेज का क्या है, सेविंग्स और टैक्सेस। और जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो वो इंजेक्शन के थ्रू आता है, एक इंजेक्शन होता है इकोनॉमी में। तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा। टैक्स का किस में आता है? लीकेज में। और जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है मतलब एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, वो इंजेक्शन में आता है। और 3 सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या होना चाहिए? तो C प्लस जी प्लस टी इज इक्वल टू सी आई प्लस सी प्लस आई प्लस जी। ये आप लोग टर्म याद करके रखना। C मतलब क्या? कंजप्शन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये क्लियर हो गया होगा। ये आप लोग याद रखना, ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये किस में था? 3 सेक्टर में। अब हम लोग 4 सेक्टर मॉडल देखते हैं, इसको ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं। 4 सेक्टर में क्या एक ऐड हो जाता है? तो एक फॉरेन कंट्री भी ऐड हो जाती है। किसके साथ? गवर्नमेंट, पीपल और कंपनी के साथ। तो फॉरेन कंपनी मतलब क्या? तो जो भी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का हम लोग बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट जो भी कंट्री को हम लोग सेल करते हैं, उसको तो एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आ गया। तो वो क्या हुआ? इंजेक्शन में आ गया। और जो हम लोग किसी से खरीद रहे हैं, कोई भी कंट्री से, जैसे रशिया या किसी से भी हम लोग ऑयल खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो गया? तो वो एक लीकेज के तौर पे होता है। जो भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो लीकेज में आ गया, और एक्सपोर्ट जो भी कर रहे हैं वो किस में आ गया? इंजेक्शन में आ गया। तो ये दोनों क्लियर होगा। तो अगर नेट एक्सपोर्ट क्या हुआ? तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और 4 सेक्टर मॉडल में अगर बैलेंस ऑब्टेन करना है, इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करना है, तो कैसे होगा? तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्या क्या होता है? जैसे y मतलब होता है इनकम, c मतलब कंजप्शन, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और XM मतलब नेट एक्सपोर्ट। ये क्लियर हो गया होगा। तो ये सब क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार हम लोग उसको पिक्चर के थ्रू भी देखते हैं, ठीक है। तो देखो, फिगर से अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं उसको। अगर आप लोग को कॉन्टेक्स्ट से समझ नहीं आया होगा तो फिगर से क्या है? तो फिगर से सर्कुलर फ्लो मैंने आपको बता दिया कि कैसे मनी मूव करता है, मनी, हाउ मनी मूव्स इन इकोनॉमी, और इसका पर्पस क्या होता है? तो कैसे हाउ मनी कीप्स इकोनॉमी रनिंग, कैसे इकोनॉमी को रन करने के लिए इस सर्कुलर फ्लो का पर्पस होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। आगे में 2 सेक्टर मैंने आपको बताया था, हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में जो भी होते हैं। अगर आप जो भी कोई भी चीज़ ले रहे हो तो बाय गुड्स फ्रॉम फर्म, तो आप पैसा स्पेंड करते हो। और जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उसमें हो तो आपको हायर करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, सैलरीज देते हैं, तो उसमें वो आपको सैलरी पे करते हैं। तो ऐसे ही मनी फ्लो करते रहता है एक सर्कुलर मोशन में। ये 2 सेक्टर मॉडल होता है, सिंपल होता है। और इसमें अगर आपको बैलेंस चाहिए तो सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये तो था इसमें। और आगे मैंने आपको क्या बताया था? दो फैक्टर होता है, एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ये दोनों को बैलेंस रखने के लिए क्या होना चाहिए? तो सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन SSC में आया था, मैंने बताया आपको। तो ये याद रखना। अगर फिगर के थ्रू तो आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि इतना अच्छे से ईजी वे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद आगे हम लोग 3 सेक्टर इकोनॉमी में देखते हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या, एक गवर्नमेंट भी ऐड हो जाती है इसमें। अगर आप कोई भी हाउस होल्ड से सर्विस ले रहे हो, आपको जो भी गवर्नमेंट टैक्स आपसे कलेक्ट करती है, तो वो आपके वेलफेयर के लिए आप पे स्पेंड कर रही है। तो वो जो टैक्सेस है वो क्या, लीकेज का रोल निभा रहा है इकोनॉमी में। और जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो इंजेक्शन का तौर पे इकोनॉमी में कर रहा है। और इससे इक्विलिब्रियम कैसे ऑब्टेन होगा, मतलब बैलेंस कैसे ऑब्टेन होगा? तो C प्लस S प्लस टी इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी। सी का सब मैंने आपको बता दिया, कंजप्शन, सेविंग और टैक्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो भी है। ये क्लियर हो गया होगा 3 सेक्टर वाले में। 4 सेक्टर में क्या क्या मैंने बताया था?
तो फोर्थ सेक्टर में मैंने आपको बताया था जो भी अदर कंट्रीज है वो भी ऐड ऑन हो जाती है। जो भी एक्सपोर्ट का, अगर हम लोग कोई भी कंट्री को कुछ सामान बेच रहे हैं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना एक तरह से, तो वो इंजेक्शन के तौर पे आता है। और जो भी कंट्री से हम लोग सामान ले रहे हैं वो लीकेज के तौर पे आ गया। तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, और अगर इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करना है तो ये होना चाहिए वाई, जैसे वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस एम प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट, और बाकी का मैंने आपको नीचे शो कर दिया है। तो ये तो आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा फिगर के थ्रू से। अगर आप लोग को वो जो माइंड मैप है वो अगर हार्ड लग रहा हो तो आप फिगर भी देख सकते हो। अब हम लोग को क्या देखना है, तो अब हम लोग को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देखना है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आती है। तो 4 इंग्रेडिएंट्स आती हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, क्या क्या, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड मतलब क्या, तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, वो किस में आते हैं, लैंड्स में आते हैं। लेबर में ह्यूमन एफर्ट, पता होगा, वर्कर और जो भी स्किल्स, वर्कर का स्किल्स जो भी है वो लैंड लेबर में आते हैं, सॉरी। फिर कैपिटल में क्या आते हैं, जो भी टूल्स हैं, मनीज हैं, मशीन्स, बिल्डिंग, वो किस में, कैपिटल में आ रहे हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी बिजनेस आइडियाज़ हैं वो किस में आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं। और रिस्क टेकिंग, उसके बाद इसका क्या होता है, पेमेंट फॉर ईच फैक्टर, कैसे पेमेंट हो रही है, कैसे मतलब इकोनॉमी चल रही है। तो लैंड का कैसे हो रहा है, तो जो भी आप रेंट कर रहे हो लैंड को, तो वो आपका पेमेंट है, यूजिंग पेमेंट फॉर यूजिंग लैंड। उसके बाद लेबर का क्या, जो भी वेजेस जो हैं, पेमेंट फॉर वर्क उसको मिल रहा है वेजेस के तौर पर। फिर कैपिटल कैसे हो रहा है पेमेंट, तो जो भी इंटरेस्ट हो रहे हैं, पेमेंट फॉर यूजिंग मनी और मशीन, वो उसका पेमेंट का जरिया है फैक्टर का। एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जो भी आप रिस्क टेक कर रहे हो उसको आपको रिवॉर्ड मिल रहा है प्रॉफिट के तौर पे, वो किस में आ रहा है, फैक्टर, पेमेंट का फैक्टर एंटरप्रेन्योरशिप का। तो ये था 4 इंग्रेडिएंट्स। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कितने इंग्रेडिएंट होते हैं, तो 4 फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, कौन कौन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर देखते हैं, टाइप्स ऑफ जॉब्स क्या, कौन कौन से जॉब्स हैं, कौन कौन से सेक्टर है वो देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेक्टर। नाम से क्लियर होगा, प्राइमरी सेक्टर मतलब डायरेक्ट फ्रॉम नेचर, जो भी नेचर से डायरेक्ट आ रहे हैं वो किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में और क्या क्या है, तो फार्मिंग आता है, फिशिंग आता है, माइनिंग आता है, किस में, प्राइमरी सेक्टर्स में। और क्या है, एग्जाम्पल प्राइमरी का, तो जैसे फार्मर वीट प्रोडक्शन करते हैं, माइनिंग डिगिंग करते हैं कोल के लिए, तो ये सब जो भी डायरेक्ट होता है नेचर से, तो उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर में लेते हैं। जैसे इसका क्या है, सिंपल आइडिया, टेकिंग थिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, क्वेश्चन आया है इससे प्राइमरी से, तो आप लोग याद करना। प्राइमरी सेक्टर को एक और चीज़ से करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रेड कॉलर जॉब करते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, रेड कॉलर जॉब। इस और क्या आता है सेकेंडरी सेक्टर में, फिर क्या क्या आता है, तो जो भी हम लोग डायरेक्ट नेचर से लेते हैं तो उसको फिर हम लोग अपना यूज़फुल थिंग्स के लिए बनाने के लिए सेकेंडरी सेक्टर में यूज़ करते हैं। जैसे जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का सामान, कंस्ट्रक्शन हो रहा है फैक्ट्रीज में, जो भी, वो सब किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं। जैसे और एग्जांपल, मेकिंग ऑफ कार फ्रॉम स्टील्स, बिल्डिंग हाउसेज, तो ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स में आ रहे हैं। और क्या है, इसमें क्या है, तो ये ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, जो भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड बनाता है। जैसे अगर कोई भी कपड़ा जैसे फिनिश्ड गुड में आ गया, पर जो उसका रॉ मटेरियल है वो किस में आ गया, प्राइमरी में आ गया। जैसे और क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, ये किस में है, तो सेकेंडरी सेक्टर में है। एग्जाम्पल के तौर से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये भी आप लोग याद रखना। और सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग और क्या कहते हैं, तो हम लोग सेकेंडरी सेक्टर को ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेड कॉलर जॉब, और इसको क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर जॉब। क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें नहीं जो भी लिखा हुआ तो मैंने जो भी बताया वो आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते चलना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में क्या क्या, ये हम लोग इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। जैसे जो भी डॉक्टर्स, टीचर, बैंकर, ड्राइवर, शॉप, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है तो वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टीचर आपको नॉलेज दे रहा है, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग टर्सरी सेक्टर में लेते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया, जैसे डिलीवरिंग फूड, टीचिंग स्टूडेंट्स, बैंकिंग, ये सब किस में आते हैं, टर्सरी सेक्टर्स में आते हैं। और क्या है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियन जीडीपी टुडे, तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट यही सेक्टर कर रहा है, टर्शरी सेक्टर। उसके बाद सर्विस सेक्टर हैज़ बिन इंक्रीजिंग शार्प फ्रॉम अर्बन पीपल इन नॉन मैनुअल ऑक्यूपेशन। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है सर्विस सेक्टर में, कहाँ, अर्बन पीपल के बीच में। और इसको हम लोग और नाम से क्या जानते हैं, तो वाइट कॉलर जॉब जानते हैं, ठीक है।
प्राइमरी को क्या जानते हैं, रेड कॉलर, सेकेंडरी को ब्लू कॉलर और टर्शरी को वाइट कॉलर। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोग सबको। इसके साथ ही साथ एक और सेक्टर, दो और सेक्टर होते हैं जिसको हम लोग एडवांस सेक्टर भी कहते हैं। कौन कौन, क्वाटरनरी और क्वेनरी, ये दो सेक्टर और भी है। जैसे क्वाटरनरी में जो भी आईटी रिसर्च इंफॉर्मेशन होते हैं, सर्विसेज हैं, ये सब किस में आते हैं, तो क्वाटरनरी सेक्टर में आते हैं। बेसिकली इसका मतलब जो भी नॉलेजेस इंफॉर्मेशन है वो इसमें आते हैं। और क्वेनरी में क्या आता है, जो भी टॉप मैनेजमेंट होते हैं, गवर्नमेंट्स का हाई लेवल डिसीजन मेकिंग होता है, वो जैसे एग्जांपल में सीईओ या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एडवाइज़र होते हैं वो इसमें क्वाइनरी में आते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गोल्ड कॉलर जॉब भी कहते हैं। किसको, क्वाइनरी को। क्लियर हो गया होगा सबको। और एक तरह से ये स्पेशलाइज्ड या एडवांस सर्विस भी है। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा इकोनॉमिक सेक्टर, जितने भी टाइप्स ऑफ जॉब्स किसके किसके हैं। अब हम लोग ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ा देखते हैं। पहले हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर देखते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब फॉर्मल जॉब, जो भी फॉर्मल जॉब्स हैं उसको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या बिग कंपनी के जॉब्स हैं वो किस में आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर से। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या, जो भी आपको सब चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में, जैसे आपका जो भी रेगुलर सैलरीज है, पीएफ है, इंश्योरेंस है, जो भी सब फिक्स्ड आवर इसमें रहता है, किसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और क्या, लाइक वर्किंग इन बिग ऑफिस विथ रूल्स। ऐसा तो नहीं है कि आपको एकदम टाइमिंग डिले है, आप 20-20 घंटा, ऐसे तो होता है उसमें भी, पर फिर भी ज़्यादातर नहीं होता है। तो ये किस में आता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, तो ये इनफॉर्मल जॉब्स होते हैं। नाम से ही क्लियर है कि अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, फार्म वर्कर होते हैं, छोटे छोटे शॉप्स के होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो सब किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। इसमें कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होता है, कोई पीएफ इंश्योरेंस कुछ भी नहीं होता है। अगर आप काम किए तो आपको पैसा मिलेगा, अगर काम नहीं किए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं पता रहता है कि आपको जॉब मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी। जैसे बेस्ट एग्जांपल जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। जैसे हेल्पिंग इन फैमिली शॉप विदाउट फिक्स्ड रूल, कोई निर्धारित नहीं रहता है रूल कि आपको आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगी संडे को। ऐसे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में छुट्टी तो मिलती है ना, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, कोई संडे मंडे कुछ नहीं होता है, कोई सैटरडे, कोई वीकेंड नहीं। तो ये किस में आता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। पर ज़्यादा मेहनत इसी सेक्टर में एक तरह से, पर सैलरी सबसे कम इसमें ही होती है। फिर इसके साथ साथ एक और आया था, जैसे एक एक्ट लाया गया था, क्या, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 में, 2020 में एक कोड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था। इसका पर्पस क्या था, तो जो भी बेनिफिट्स है सारे वर्कर्स को देने का। इसमें दोनों सेक्टर ऑफ वर्कर्स आते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर का कवरेज होता है इसमें। तो ये है इसका, ये आया था क्वेश्चन, मैंने आपको इस पर लिख के दे दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देना। तो ये था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्लियर हो गया होगा सबको, कोई भी डाउट हो पूछना अच्छे से, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या अंतर है, नाम से ही क्लियर है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट वाली सेक्टर, और प्राइवेट मतलब जो भी बिजनेसेस है, ओनर्स, बड़े बड़े कंपनीज, वो आते हैं किसमें, प्राइवेट में आते हैं। तो और हम लोग थोड़ा देखते हैं पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप किसका होता है, तो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट या स्टेट या जो भी लोकल है उनका ओनरशिप होता है किसमें, पब्लिक सेक्टर में। क्या पर्पस होता है, तो पीपल का वेलफेयर को सर्व करना। इसमें प्रॉफिट नहीं होता है, पर इनडायरेक्टली तो प्रॉफिट होती ही है, पर फिर भी ऊपर ऊपर क्या, तो ऊपर ऊपर पब्लिक का वेलफेयर होता है। इस पर्पस, इसका पर्पस होता है किसका, तो पब्लिक सेक्टर का। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे रेलवे है, आर्मी है, गवर्नमेंट ऑफ स्कूल्स हैं, तो ये सब एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर का। उसके बाद फंड कहाँ से आती है, तो फंड जो भी हम लोग टैक्स पे करते हैं या गवर्नमेंट का जो मनी होता है वो इसमें यूज़ होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर क्या, जो भी बिजनेसेस हैं, इसमें अपना एक इंडिविजुअल का ओनरशिप होता है, कंपनी का ओनरशिप होता है। इसका पर्पस क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट बनाना होता है। जैसे पर ये लोगों का भी मतलब लोगों के लिए ही होता है, पर प्रॉफिट किसका होता है, कंपनीज का होता है। जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, अमेजन, लोकल शॉप जो भी है वो इसके एग्जाम्पल है किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। इसका फंड कहाँ से आता है, तो फ्रॉम ओनर, इन्वेस्टर या जो भी लोन्स होते हैं उससे ये होता है, इसका फंडिंग चलता है। ये क्लियर हो गया होगा प्राइवेट और पब्लिक। अब हम लोग टाइप्स ऑफ गुड्स पे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है वो देखते हैं, कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स देखते हैं।
तो पहले हम लोग कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स देखते हैं। क्वेश्चंस आया था एग्जाम में कि कैपिटल गुड्स वर्सेस कंज्यूमर गुड्स क्या है। तो कैपिटल गुड क्या होता है, तो जो भी हम लोग मशीन्स टूल्स यूज़ करते हैं कोई भी अदर थिंग को बनाने के लिए, जैसे मशीन्स एंड टूल यूज टू मेक अदर थिंग, ये किस में आता है, तो कैपिटल गुड में आता है। और कंज्यूमर गुड क्या होता है, तो जो भी फूड क्लोथ और फोन्स होते हैं उसको हम लोग कंज्यूमर गुड में कंसिडर करते हैं। जैसे जो डायरेक्ट यूज़ में आता है, जैसे फूड हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं, क्लोथ हम लोग डायरेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पर ये जो होता है ना इनडायरेक्ट होता है, मतलब ये किसी चीज़ को हेल्प कर रहा है। जैसे मशीन्स बनाने, कोई सामान प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन्स यूज़ हो रहे हैं, टूल भी कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जाम्पल, शुड वी मेक मोर ट्रैक्टर और मोर शर्ट, तो ट्रैक्टर कैपिटल में आता है और शर्ट क्या कंज्यूमर में आ रहा है। दोनों का यूज़ होता है, पर ये डायरेक्ट यूज़ में होता है और ये इनडायरेक्ट यूज़ में होता है। ठीक है, तो कैपिटल और कंज्यूमर समझ आ गया होगा। अब हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स देखते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, तो जो भी गुड हम लोग गुड यूज टू मेक अदर गुड्स, जो भी हम लोग गुड यूज़ कर, मतलब एक गुड यूज़ भी कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, दूसरा फाइनल गुड बनाने के लिए। जैसे कॉपर को हम लोग यूज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए कॉपर का, तो ये किस में आता है, इंटरमीडिएट गुड्स में आता है। जैसे इसका और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये जो है ना फाइनल कंजप्शन में यूज़ नहीं होता है, पर किस चीज़ में होता है, तो फाइनल प्रोडक्ट में यूज़ होता है। कॉपर को हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, पर उसको हम लोग जो प्रोडक्ट में यूज़, जैसे कॉपर का बॉटल या कॉपर का ग्लास हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो एक फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, पर हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ये जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन आया है इससे, तो इसको भी आप लोग ध्यान से रखना, ध्यान से मतलब पढ़ना। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा टाइप्स ऑफ गुड में। अब हम लोग थोड़ा लास्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, इकोनॉमिक लिबराइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अभी पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इससे आप लोग आराम से स्टार मार्क लगा लेना और उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इकोनॉमिकल लिबराइजेशन में क्या हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, तो गवर्नमेंट का जो भी कंट्रोल होता है इकोनॉमी में उसको रिड्यूस करना, उसको एकदम एबॉलिश करना नहीं होता, पर उसको कम कर देना। जैसे जैसे होता था ना पहले, बैंक से सब बहुत नेशनलाइज था, पर अब बैंक क्या हो रहा है, प्राइवेटाइज हो रहा है, रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है, तो बस गवर्नमेंट का जो रोल है उसको रिड्यूस करना हो जाता है। जैसे इंडिया का कौन सा ईयर को कंसिडर किया जाता है, तो 1991 में सबसे बिग इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हुए थे, जिसमें क्या रिजल्ट हुआ, तो मोर प्राइवेट कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और प्राइवेट कंपनीज बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे इंडिया में आए, किसमें, 1991 में। और फिर क्या है, कौन सा सेक्टर इससे अफेक्ट हुआ, तो सारा सेक्टर, मतलब जो भी ऑल सेक्टर गेट अफेक्टेड बाय लिबराइजेशन। प्राइमरी सेक्टर में भी चेंजेस हुई, सेकेंडरी में भी हुई और टर्शरी में भी हुई। क्वेश्चन आया है इससे, आप लोग नोट डाउन करना। जैसे एग्जांपल में एग्रीकल्चर में और नए टेक्नोलॉजी आए, जैसे पहले जो खेत जोता जाता था वो जैसे हल से जोता जाता था, अब ट्रैक्टर यूज़ हो रहे हैं, तो नए नए टेक्नोलॉजीज आए, सीड्स आए, तो ये एग्रीकल्चर में हो गया। अब जैसे प्राइमरी तो हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ, तो और फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, तो ये किस में आ गई, सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शरी में तो आईआईटीज़ और आईआईटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और बैंक्स यूज़ हुए। आप लोग बताना कौन से 5 ईयर प्लान में 5 आईआईटीज़ इस्टेब्लिश किए गए थे, मैंने आपको बताया था, तो इसमें मुझे कमेंट करना है। ठीक है, तो ये था सारा एग्जाम्पल किसका, इकोनॉमिकल लिबराइजेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर लेना आप लोग।